हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू सक्सेस पॉइंट राजस्थान। सभी भावी शिक्षक गणों का स्वागत है आपके अपने ही प्लेटफॉर्म सक्सेस पॉइंट पर। आज की जो क्लास है उसमें हम बात करेंगे सबसे पहले भाग अ के अंदर गणित की शिक्षण विधियाँ, उसके बाद में आपकी हिंदी की शिक्षण विधियाँ, उसके बाद में जो है वो सामाजिक और पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण विधियों के ऐसे क्वेश्चन जो हर बार रीट के अंदर बार बार रिपीट होकर के पूछे गए हैं। ठीक है, इस क्लास को देखने के बाद में आपका 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो आराम से सही हो जाएंगे और आपको पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए साथियों। पहला जो प्रश्न है वो कहना है कि गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। ठीक है, गणित की उन्नति और वृद्धि जो है इसका सीधा संबंध किससे है? देश की संपन्नता से। ठीक है, यह कथन गणित के कौन से मूल्य को प्रदर्शित करता है? ये आपके रीट L1 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। साथियों, प्रश्न कह रहा है कि गणित की उन्नति तथा वृद्धि जो है ये इसका सीधा संबंध जो है वो देश की संपन्नता से है। ठीक है, ये कथन गणित के कौन से मूल्य को प्रदर्शित करता है? ठीक है, ऑप्शन ए देखिए। ऑप्शन ए कह रहा है कि गणित का सामाजिक मूल्य, ऑप्शन बी गणित का नैतिक मूल्य, गणित का कलात्मक मूल्य, और ऑप्शन डी गणित का अनुशासनात्मक मूल्य। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा कि गणित की उन्नति तथा वृद्धि जो है ये देश की संपन्नता से संबंधित है? सबसे पहले इसको देखिए, इस कथन को देखिए साथियों। ये जो है ना कथन, ये है एक परिभाषा। ये जो है ये अपनी किसकी है? ये एक परिभाषा है। ठीक है, इस परिभाषा को दिया था साथियों, इस परिभाषा को देने वाले व्यक्ति थे नेपोलियन। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन सीधा पूछें कि भाई गणित की उन्नति तथा वृद्धि, साथियों गणित की उन्नति तथा वृद्धि जो है ये देश की संपन्नता से संबंधित है। ठीक है, ये परिभाषा जो है ये किसके द्वारा दी गई है या फिर ऐसा जो है वो किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कहा था किसने? ये कहा था नेपोलियन के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ से देखो गणित की, देखो देश की संपन्नता, देश की संपन्नता की बात कौन करेगा? जो महान व्यक्ति होगा। देश की संपन्नता की बात वही व्यक्ति करेगा जिसका व्यक्तित्व जो है वो महान होगा। तो ये परिभाषा जो है वो याद रखना किसकी है? ये परिभाषा है नेपोलियन की। तो इस क्वेश्चन का जिन भी विद्यार्थियों का ऑप्शन यहाँ पे ए आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा। ये करता है गणित का सामाजिक मूल्य। ठीक है, इसका समझ जो है किससे? इस कथन का समझ जो है ये गणित के सामाजिक मूल्य को प्रदर्शित करता है। यहाँ पे ये गणित के सामाजिक मूल्य को प्रदर्शित करता है। और ये परिभाषा जो है वो अच्छे से याद रखना कि गणित की उन्नति तथा वृद्धि जो है ये साथियों देश की संपन्नता के लिए आवश्यक है। ठीक है, जरूरी है। ये कथन जो है वो किसका है या फिर ये परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा किसकी? ये है परिभाषा नेपोलियन की। देखो, गणित विज्ञान का द्वार एवं कुंजी है। ठीक है, ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा है रोजर बेकन की। क्योंकि देखो गणित की परिभाषा को लेकर के एक या दो क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, गणित जो है वो साथियों विज्ञान की द्वार एवं कुंजी है। परिभाषा किसकी है? रोजर बेकन की है। यानी मैंने आपको याद कहा था कि द्वार की कुंजी हमेशा उसी के पास होगी जो रोज आएगा और रोज जो है वो बेगा आएगा। भाई गणित जो है वो विज्ञान का द्वार एवं कुंजी है, तो द्वार की कुंजी हमेशा उसी के पास होगी जो रोज आएगा और रोज बेगा आएगा। उसके बाद में गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। परिभाषा किसकी है? होगबेन की। गणित जो है वो सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। ये परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा होगबेन की है। इसके अलावा गणित विज्ञान की रानी है। गणित जो है ये साथियों विज्ञान की रानी है। ये परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा है कार्ल एफ गोस की। ठीक है, हम कार्ल किसको करेंगे? जीएफ को करेंगे। और जीएफ जो है वो कौन होती है? रानी होती है। ऐसे मैंने आपको याद कराया था कि गणित जो है वो विज्ञान की रानी है। परिभाषा किसकी है? ये परिभाषा है कार्ल एफ गोस की। यानी हम कॉल किसको करेंगे? कॉल करेंगे रानी को। ठीक है, कॉल करेंगे रानी को। तो यहाँ पे गणित जो है वो विज्ञान की क्या है? रानी है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो एक परिभाषा और है कि गणित वह विज्ञान है। साथियों गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष जो है वो निकाले जा सकते हैं। ये परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा है बेंजामिन पेरी की। ठीक है, इसके अलावा गैलीलियो जो है वो संपूर्ण जगत या फिर संपूर्ण ब्रह्मांड की बात करता है। ये भी मैंने आपको बताया था कि जिस परिभाषा के अंदर संपूर्ण जगत या फिर संपूर्ण ब्रह्मांड की बात हो रही हो तो वहाँ पे जो परिभाषा है वो है गैलीलियो की। ठीक है, एक या दो क्वेश्चन आपकी गणित की परिभाषा को लेकर के जरूर पूछे जाएंगे। प्रत्येक परिभाषा को आराम से धैर्य के साथ में याद करके जाना है और एक क्वेश्चन आपको जो है वो जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और ये है अपना अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि गणित का महत्व है। भाई गणित का महत्व क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए देखिए, व्यवहारिक मूल्य, बौद्धिक मूल्य,
सांस्कृतिक मूल्य या फिर उपयुक्त उपयुक्त सभी। ठीक है, गणित का महत्व क्या है? तो गणित के अंदर तो व्यवहारिक मूल्य भी होते हैं, बौद्धिक मूल्य भी है और सांस्कृतिक मूल्य भी। तो इस क्वेश्चन का आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। गणित का महत्व क्या है साथियों? गणित के महत्व में व्यवहारिक मूल्य, गणित के महत्व में बौद्धिक मूल्य और गणित के महत्व में सांस्कृतिक मूल्य। तो जिन भी मास्टर और जिन भी मास्टरनियों का ऑप्शन यहाँ पे डी आ रहा है, उनका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं और ये है आज की क्लास का अगला क्वेश्चन भाई। अगला प्रश्न कह रहा है कि एनसीएफ 2005 जो है वो बल देता है। अच्छा सुने, एनसीएफ 2005 की जो कमेटी है साथियों, एनसीएफ 2005 की जो कमेटी है, इसके अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन आपके पिछली बार पूछा गया था और ये क्वेश्चन भी, ये जो है ना, ये क्वेश्चन एनसीएफ 2005 बल देता है, ये क्वेश्चन आपकी रीट 2016 L1 के अंदर पूछा गया प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 जो है वो किसके ऊपर बल देता है। ये साइकोलॉजी के अंदर पूछा गया था, मनोविज्ञान के अंदर पूछा गया प्रश्न था। ठीक है, इस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे प्रोफेसर यशपाल। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि एनसीएफ 2005 की जो कमेटी है साथियों, इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर यशपाल। ठीक है, तो इसमें कुल सदस्य, इसके अंदर, इस कमेटी के अंदर साथियों जो कुल सदस्य थे वो थे 35 सदस्य। ठीक है, इसके अंदर, इस कमेटी के अंदर कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो वो थी 35। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है कि एनसीएफ 2005 यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है, ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जो है, ये किसके ऊपर बल देती है? तो ये साथियों देती है कर के सीखने के ऊपर। ठीक है, जिन भी विद्यार्थियों का ऑप्शन नंबर 2 आ रहा है, ठीक है, उनकी तैयारी जो है वो बहुत ही बेहतरीन और गजब लेवल की है। यानी कि एनसीएफ 2005 जो है ये करके सीखने के ऊपर बल देता है। ये कहता है कि शिक्षा बिना बोझ के, शिक्षा जो है वो बिना बोझ के, ये विद्यार्थियों को जो है वो शिक्षा बिना बोझ के ऊपर बल देता है, यानी कि करके सीखने के ऊपर जो है वो बल देता है। विद्यार्थी खुद करें और खुद जो है वो सीखें। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी से हो जाएगा, एनसीएफ 2005 जो है ये करके सीखने के ऊपर बल देता है। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो कमेटी के अध्यक्ष हो जाएंगे प्रोफेसर यशपाल और कुल सदस्य थे कितने? कुल सदस्य थे 35 सदस्य। ठीक है, 10 इसमें से देखो, 35 में से 10 जो है वो अपने एनसीईआरटी के थे। ठीक है, एनसीईआरटी के थे और 15 जो है वो अदर थे। तो कुल मिला के जो है वो इसके अंदर 35 सदस्य थे और अध्यक्ष पूछे तो करना है प्रोफेसर यशपाल। और ये एनसीएफ जो है वो करके सीखने पर बल देता है, इनकी शिक्षा जो है वो बिना बोझ के। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है साथियों, ये कह रहा है कि विद्यार्थियों में रुचियों, समय तथा मनोवृत्तियों का विकास गणित शिक्षण की किस पक्ष से संबंधित? देखो, रुचि भी है, संवेग भी है और मनोवृत्ति भी है। रुचि, संवेग, मनोवृत्ति, क्रोध हो गया, घृणा हो गया, इन सभी का संबंध किससे है? ये साथियों एक भाव है भाई। रुचि क्या है? रुचि क्या है? संवेग क्या है? देखो, संवेग जो है वो क्रोध हो गया, हंसना हो गया, रोना हो गया, ये सभी क्या है? ये अपने संवेग है। ठीक है, जैसे क्रोध, हंसना, ठीक है, रोना, तो ये सभी क्या है? ये सभी जो है वो साथियों संवेग है। और रुचि क्या है? रुचि कोई हमें दिखाई थोड़ी देती है। रुचि क्या है? रुचि भी एक भाव है। रुचि जो है वो भी साथियों एक भाव है। क्रोध यहाँ पे भाव है, हंसना है, रोना है, मनोवृत्तियाँ हैं। ठीक है, मन की जो भी वृत्तियाँ हैं, ठीक है, जो भी हमारे मन के अंदर चलने वाली प्रक्रिया होती है उनको हम मनोवृत्तियाँ कहते हैं। तो इसके अंदर ये सभी जो है वो अपने भावात्मक, यानी कि ये सभी जो है वो एक भाव होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका 2 नंबर ऑप्शन जिन भी विद्यार्थियों का आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। इन सभी का समझ जो है वो अपने भावात्मक पक्ष से है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, अगला जो क्वेश्चन है वो कहना है कि जो व्यक्ति गणित तथा वैज्ञानिक परीक्षणों के परिणामों को नहीं जानता वह सत्य को जाने बिना ही मर जाता है, ये कथन जो है वो किसका है? अच्छा क्वेश्चन है और स्टार लगा देना। ठीक है, कथन कह रहा है कि जो व्यक्ति गणित तथा वैज्ञानिक परीक्षणों के परिणामों को नहीं जानता वह सत्य को जाने बिना ही मर जाता है, ये कथन जो है वो किसका है? ऑप्शन ए देखिए, पाइन के या का है, ठीक है, सेलबॉक का है, ठीक है, नेपोलियन का है या फिर लेबिनिज का है। कितना अच्छा क्वेश्चन है और ये हो जाएगा अपने किसके? ये हो जाएगा सेलबॉक से। इस कथन का संबंध जो है साथियों सेलबॉक से है। जिन भी विद्यार्थियों का ऑप्शन यहाँ पे, जिन भी विद्यार्थियों का ऑप्शन आ रहा है 2 नंबर, उनका बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा। इस कथन का संबंध जो है साथियों सेलबॉक से है। ठीक है, अगला देखिए। हाँ जी, अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि गणित के विषय को पाठ्यक्रम में उचित स्थान न दिया जाए तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? भाई, जो हमारा पाठ्यक्रम है, जो हमारा सिलेबस है, ठीक है, इसके अंदर अगर हम गणित को रखे ही नहीं, ठीक है, गणित को नहीं रखेंगे तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? इसका जो है इफेक्ट क्या पड़ेगा? ऑप्शन ए कहना कि
बच्चों को मानसिक प्रशिक्षण के अवसर कम मिलेंगे, ये बिल्कुल सही है भाई। जब गणित होगा ही नहीं, जब गणित होगा ही नहीं तो बच्चों के मन का प्रशिक्षण जो है वो बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल भी ट्रेनिंग जो है वो नहीं होगी, ठीक है। तो बिल्कुल ये तो सही है। नियमित तथा क्रमबद्ध रूप से ज्ञान ग्रहण करने की आदत विकसित नहीं होगी, ये भी बिल्कुल सही है। नियमित रूप से और क्रमबद्ध रूप से ज्ञान को ग्रहण करने की जो हैबिट है वो विकसित डेवलप नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद में बच्चों का तार्किक दृष्टिकोण विकसित नहीं होगा, ये भी सही है। बच्चे जो है वो तर्क कर ही नहीं पाएंगे चीज़ क्यों है और कैसे है, ठीक है। अगर 15 + 5 20 होते हैं तो क्यों होते हैं और कैसे होते हैं, इसका तर्क जो है वो बच्चे कर ही नहीं पाएंगे, यानी कि तर्क शक्ति का विकास जो है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो उपरोक्त तो सभी यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ये सभी प्रभाव जो है वो पड़ेंगे साथियों, ये पहला, दूसरा और तीसरा तीनों प्रभाव जो है वो अगर गणित के पाठ्यक्रम के अंदर, यानी कि हमारे पाठ्यक्रम में अगर गणित नहीं होगा तो ये सारे प्रभाव पड़ेंगे। तो जिन विद्यार्थियों का ऑप्शन यहाँ पे डी आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, इस प्रकार के बिल्कुल इस प्रकार के क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। और जिन विद्यार्थियों को मनोविज्ञान अच्छे से तैयार करनी है वो डेली शाम 7 बजे वाली क्लास, डेली शाम 7 बजे वाली क्लास जो है वो अटेंड करना नहीं भूलें, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो प्रश्न है वो कहना कि सूचना के ज्ञात अंशों को एक साथ रखना और ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना, ठीक है। ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ना, ठीक है। ये कौन सी विधि है, ठीक है। संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, आगमन या फिर निगमन, बताओ भाई कौन सा ऑप्शन से होगा। यानी कि यहाँ पे क्या रहा है कि ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है साथियों। हम ज्ञात से अज्ञात की ओर जो है वो किस विधि के अंतर्गत, किस विधि के अंतर्गत हम जो हैं वो अपने सूचना के ज्ञात अंशों को एक साथ रखेंगे और ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ेंगे, तो ये बढ़ेंगे इस संश्लेषण विधि के अंतर्गत, ठीक है। यानी कि सूचना के ज्ञात अंशों को एक साथ रखना और ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ेंगे कौन सी में, इस संश्लेषण विधि के अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन का जिन भी विद्यार्थियों का ऑप्शन 2 आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पीछे हो जाएगा। सूचना के ज्ञात अंशों को एक साथ रखेंगे और फिर हम जो है वो ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ेंगे, तो ये होती है अपनी संश्लेषण विधि, ठीक है। अगला देखिए, हाँ जी, अगला जो प्रश्न है वो कहना है कि अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्येक अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं साथियों। प्रत्येक अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर इसे सिद्ध करने के लिए किस पद्धति का पालन जो है वो किया जाना चाहिए। कितना अच्छा सुना है, ठीक है। प्रत्येक अभाज्य संख्या के क्या होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं, ठीक है। प्राथमिक स्तर के ऊपर इसको सिद्ध करने के लिए किस पद्धति का प्रयोग जो है वो किया जाना चाहिए। अब देखिए, जैसे एक संख्या है, एक संख्या यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2 और एक संख्या मैंने यहाँ पे लिख दिया 3। अब देखिए 2 के अंदर भाग किसका जा रहा है, 2 के अंदर सिर्फ 1 का और 2 का, ठीक है। 3 के अंदर भाग किसका जा रहा है, 3 के अंदर सिर्फ 1 का और 3 का। तो ये जो संख्या है साथियों, इनके सिर्फ और सिर्फ 2 अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। एक तो 2 के अंदर 1 का भाग जा रहा है और एक जो है वो अपने 2 का जा रहा है। 3 के अंदर एक तो सिर्फ 1 का जा रहा है और एक 3 का जा रहा है। इस प्रकार की संख्या जो है वो जिनकी सिर्फ और सिर्फ 2 अभाज्य गुणनखंड होते हैं, ठीक है। इस प्रकार की संख्याओं के सिर्फ और सिर्फ 2 अभाज्य गुणनखंड होते हैं। तो ये होता है किसमें, यानी कि ये कह रहा है कि सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये कह रहा है उदाहरण की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो साथियों उदाहरण की बात कर रहा है, यानी कि उदाहरण से फिर हम चल रहे हैं किसकी ओर, नियम की ओर। सबसे पहले विद्यार्थियों को इस प्रकार का उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद में जो है वो उसको नियम के बारे में बताया जाता है। तो ये होगी कौन सी, ये अपनी हो जाती है आगमन विधि, जिसके अंतर्गत आगमन विधि में सबसे पहले बात करेंगे उदाहरण की और उसके बाद में बात करेंगे नियम की, ठीक है। सबसे पहले उदाहरण की बात करेंगे, उसके बाद में जो है वो नियम की बात करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए जिन भी विद्यार्थियों का आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा आगमन विधि, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि गणित में ज्यामिति के शिक्षण हेतु सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि जो है वो कौन सी है। देखो गणित की सबसे पहली शाखा कौन सी है, गणित की साथियों जो पहली शाखा है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि गणित की प्रथम शाखा जो है कौन सी है, तो वो है अंक गणित।
गणित की जो प्रथम विकसित शाखा कौन सी है? तो साथियों अंकगणित। अंकगणित जो है ये गणित की सबसे पहले विकसित शाखा कौन सी है? वो है अपनी अंकगणित। तो इसमें देखो गणित में ज्यामिति के शिक्षण हेतु उपयुक्त शिक्षण विधि जो है वो कौन सी है? तो वो हो जाएगी कौन सी? वो हो जाएगी विश्लेषण विधि। ठीक है, गणित में ज्यामिति के शिक्षण के लिए साथियों गणित के अंदर ज्यामिति का जो शिक्षण है उसके लिए जो सबसे उपयोगी विधि है वो है अपनी विश्लेषण विधि। तो इस क्वेश्चन का आपका 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, विश्लेषण विधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब छात्र को किसी नवीन व प्रयोग करता है, नवीन वह समस्या को हल करने का प्रयोग करता है। ठीक है, जब छात्र जो है वो किसी नवीन समस्या को हल करने का प्रयोग करता है तो वो किस विधि का प्रयोग करता है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब छात्र किसी नवीन समस्या को हल करने का प्रयास करता है तो वो किस विधि का प्रयोग जो है वो करता है? आगमन विधि का, वार्तालाप का, विश्लेषण का या फिर व्याख्यान विधि का। जहाँ पर छात्र जो है वो समस्या को हल करने के लिए प्रयोग करता है तो वो इस विश्लेषण विधि का प्रयोग करेगा। साथियों इस विश्लेषण विधि का प्रयोग होगा। तो इस क्वेश्चन का आपका 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे से होगा, विश्लेषण विधि। जब छात्र को किसी नवीन समस्या को देकर के हल करने को कहा जाता है तो वहाँ पर जो है वो चीज़ों को सबसे पहले वो अलग अलग तोड़ेगा। ठीक है, उसका विश्लेषण करेगा, उसके बाद में जो है वो उनको समस्या को हल करने का प्रयास करेगा। तो इसके अंदर से होगा अपनी विश्लेषण विधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, आगे जो क्वेश्चन है वो है अपने हिंदी के क्वेश्चन। साथियों आगे जो है वो हिंदी की शिक्षण विधियों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन को आराम से धैर्य के साथ में समझना है। ठीक है, देखिए पहला जो प्रश्न है वो कहना है कि भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल कौन सा है? सबसे पहले जो है वो हम साथियों सुनना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले जो है वो हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हम सुनते हैं। भाई सबसे पहले जो है वो किसी भी चीज़ को हम क्या करेंगे? सुनेंगे। ठीक है, सुनने के बाद में एक नंबर हो गया सुनना, सुनने के बाद में किसी भी चीज़ को बोलना, यानी कि सुनने के बाद में जो है बोलना। तीसरे नंबर पे हो जाएगा पढ़ना। ठीक है, और अंतिम के अंदर चौथा हो जाएगा अपना लिखना। ठीक है, इस प्रकार से ये भाषा कौशल है 4 प्रकार के। ठीक है, इस प्रकार की भाषा कौशल जो है वो साथियों 4 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से अपने जो भाषा कौशल है वो 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम किसी भी विषय वस्तु को सुनेंगे, उसके बाद में बोलना, उसके बाद में पढ़ना, उसके बाद में लिखना। तो यहाँ पे पूछा है प्रारंभिक कौशल का, तो सबसे पहले सुनेंगे, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम किसी भी विषय वस्तु को साथियों सुनेंगे तो वहाँ पे अपना ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि सुनना। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? भाषा कौशल के रिगार्डिंग कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? ठीक है, भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित नहीं किए जा सकते। बिल्कुल सही है, भाषा क्रम जो है ये साथियों एक क्रम के अंदर अर्जित नहीं किए जा सकते। ठीक है, उसके बाद में भाषा कौशल एक दूसरे को प्रभावित करता है, ये बिल्कुल सही है। भाषा कौशल एक दूसरे से समझते हैं, ये भी सही है। भाषा कौशल एक क्रम में अर्जित किए जाते हैं। भाषा कौशल जो है वो एक क्रम के अंदर जो है वो अर्जित नहीं किए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो यहाँ पे आपका सत्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे सत्य नहीं, क्योंकि भाषा कौशल जो है वो इनको हम एक क्रम के अंदर अर्जित नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंदी भाषा शिक्षण की चुनौती मानी जा सकती है। ठीक है, इसमें से कौन सी जो है वो हिंदी भाषा शिक्षण की एक चुनौती है? ठीक है, वैज्ञानिक ज्ञान का पांडित्य, भाषा शिक्षण के स्पष्ट लक्ष्य, उचित शिक्षण विधि का अभाव या फिर संरचित पाठ्यक्रम का होना। इनमें से कौन सी जो है वो हिंदी भाषा शिक्षण की एक चुनौती मानी जा सकती है? ठीक है, इनमें से कौन सी जो है वो हिंदी भाषा शिक्षण की एक चुनौती है? तो वो कौन सी है? वो है अपनी उचित शिक्षण विधि का अभाव। साथियों उचित शिक्षण विधि यानी कि हिंदी जो है वो इसको पढ़ाने की जो सही विधि है, ठीक है, वो नहीं है, यानी कि उचित शिक्षण विधि का अभाव है। तो इसमें से आपका सी ऑप्शन से होगा उचित शिक्षण विधि का अभाव। ठीक है, सही ढंग का टीचिंग मेथड नहीं होना हिंदी के लिए। तो इसमें ऑप्शन सी जिन विद्यार्थियों का आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा उचित शिक्षण विधि का अभाव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, अगला जो प्रश्न है वो कह रहा है कि बच्चे भाषा बेहतर तरीके से सीखते हैं जब अनेक पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो। बिल्कुल नहीं। सरल साहित्य का चयन किया जाए, ये भी ठीक है। नियमित कक्षा प्रशिक्षण लिए जाते हैं या फिर अनुदेशन सहायक सामग्री का प्रयोग हो। बिल्कुल ठीक है, बच्चे भाषा को तभी बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएंगे जब उसके साथ में विभिन्न प्रकार की सहायक सामग्रियों का प्रयोग किया जाए। साथियों विभिन्न प्रकार की सहायक सामग्रियों का जब हम प्रयोग करेंगे तभी
एक बच्चा जो है वो भाषा को बेहतर तरीके से सीख पाएगा। तो इस क्वेश्चन का आपका चौथा ऑप्शन जिन भी मास्टर और जिन भी मास्टरनियों का आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा अनुदेशन सहायक सामग्री का प्रयोग करना। ठीक है, अनुदेशन सहायक सामग्री का क्या करना, प्रयोग करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, अगला जो प्रश्न है साथियों, ये कह रहा है कि भाषा दक्षता विकसित करने का उद्देश्य क्या है? भाई भाषा दक्षता का हम विकास कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? ठीक है, विद्वान बनने के लिए? बिल्कुल नहीं। साहित्यिक सृजन के लिए? हाँ। मनोरंजन के लिए? हाँ। करेंगे अर्थगण व अभिव्यक्ति के लिए। ठीक है, किसके लिए? अर्थगण करना और अभिव्यक्ति, यानी कि अर्थगण करना, जो पढ़ा हुआ है उसको ग्रहण करना, और अभिव्यक्ति का मतलब होता है कि अपनी बात को दूसरों के सामने किस प्रकार से प्रेजेंटेशन दिया जाए, अपनी बात को दूसरों के सामने किस प्रकार से रखा जाए, उसको हम जो है वो अभिव्यक्ति बोलते हैं। अपनी बात को दूसरों के सामने पेश करना, ये होगी अभिव्यक्ति। तो भाषा कौशल यानी कि भाषा दक्षता इसलिए सिखाई जाती है तब जो है वो हम अपनी बात को दूसरों के सामने प्रेजेंटेशन कर सकें, हम अपनी बात को दूसरों के सामने रख सकें, इसलिए भाषा दक्षता का विकास जो है वो किया जाता है, इसलिए लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए लैंग्वेज स्किल अगला देखिए। अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि भाषाई दक्षता में विकास में नाटक अभिनय का मुख्य लाभ क्या है? भाई भाषाई विकास के अंदर नाटक की जो प्रक्रिया होती है उसका क्या लाभ होता है विद्यार्थियों को? ठीक है, उच्चारण शुद्धिकरण, देखो उच्चारण शुद्धिकरण तो कविता के द्वारा भी हो सकता है और गीत के द्वारा भी हो सकता है, लेकिन नाटक को ही क्यों चुना गया है? ठीक है, भाषाई ज्ञान अभिवृद्धि ये बिल्कुल नहीं है। पठन लेखन क्षमता का विकास, पर देखो नाटक के अंदर जो है वो पठन लेखन क्षमता का विकास ठीक है, लेकिन समय अनुकूल बोलने की कला की अभिवृद्धि, तो इसके अंदर ऑप्शन आपका डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि समय के अकॉर्डिंग बोलना। ठीक है, जैसे नाटक में जो पात्र होते हैं साथियों, ये क्या करते हैं, सबसे पहले एक पात्र की बारी आती है, उसके बाद दूसरे की, उसके पास में तीसरे की, यानी कि प्रत्येक पात्र को पता होता है कि मुझे जो है वो कब बोलना है। तो नाटक का यानी कि नाटक का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो ये होता है कि विद्यार्थियों को समय अनुकूल बोलने की कला की क्या हो, अभिवृद्धि हो। ठीक है, समय के अकॉर्डिंग बोलना, समय के अनुसार, कैसे, जैसे भाई पहला पात्र बोल गया, उसके बाद अब मेरी बारी है, ठीक है, फिर तीसरे को लगेगा कि अब जो है वो मेरी बारी है, इस प्रकार से समय अनुकूल बोलने की कला की क्या करना, अभिवृद्धि करना, ये नाटक अभिनय का एक मुख्य लाभ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो प्रश्न है ये कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है साथियों? छात्रों के सबसे पहले छात्रों की जो है उसकी पिछड़ापन को दूर करना, छात्रों के पिछड़ापन को दूर करना, ये अपने उपचारात्मक शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य होता है कि अपना जो पिछड़े हुए छात्र हैं उनको, ठीक है, छात्रों का जो पिछड़ापन है उसको क्या करना, दूर करना। तो इस क्वेश्चन का आपका डी ऑप्शन सही होगा, छात्रों का पिछड़ापन दूर करना, ये अपने उपचारात्मक शिक्षण प्राथमिक स्तर पर उपचारात्मक शिक्षण का एक मुख्य एम है। ठीक है, अगला देखिए। अगला जो प्रश्न है ये कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई आकलन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कौन सा है? यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे बात हो रही है किसकी? यहाँ पे बात हो रही है उच्च प्राथमिक स्तर की, यानी कि कक्षा 6 से 8 तक की जो कक्षाएं हैं उनमें बच्चों के भाषाई आकलन के लिए, इनकी बच्चों का भाषा का आकलन करना है। ठीक है, तो उसमें दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो कौन सा है? नीलकंठ की नृत्य भंगिमा को अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए हैं? देखो मोर मोरनी के नाम जो है वो किस आधार पर रखे गए हैं, इसमें यहाँ पे भाषाई आकलन का पता नहीं चलेगा। ठीक है, बसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना क्यों असहनीय था? ये तो बच्चे जो है वो कल्पना करके लिखेंगे इसके अंदर, बच्चे जो है वो कल्पना करके लिखेंगे इसके अंदर। और भाई जैसे यहाँ पे जो है वो बच्चे कुछ भी जो है वो उल्टा सीधा नहीं लिख सकते। ठीक है, उल्टा सीधा जो है वो नहीं, क्योंकि इसमें क्या होता है अपने भावों की अभिव्यक्ति जो है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। जैसे मोर मोरनी के नाम जो है किस आधार पर रखे गए, तो इसका आंसर जो है वो सटीक होगा, इसका आंसर जो है वो सटीक होगा। जैसे हमारे देश का नाम क्या है, भारत है, तो इसका आंसर जो है वो सटीक होगा। तो इसमें बच्चे अपनी भाषा का विकास जो है वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लेखिका को नीलकंठ की कौन कौन सी चेष्टाएं पसंद थी? अब इसके अंदर भी जो चेष्टाएं थी बच्चे को वही लिखनी पड़ेगी। भाई जो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है बच्चे को वही लिखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन अगर ए को देखेंगे ना, तो नीलकंठी नृत्य भंगिमा को अपने शब्दों के अंदर प्रस्तुत कीजिए, तो यहाँ पे बच्चा तो है वो अपनी भाषा का विकास जो है वो खुलकर कर सकेगा, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है अपने शब्दों के अंदर, तो वो अपने हिसाब से लिखेगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल इस क्वेश्चन का आपका सही हो जाएगा, नीलकंठ की नृत्य भंगिमा को अपने शब्दों के अंदर प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, अगला देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि
प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा के आकलन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? प्राथमिक स्तर इनकी कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों की भाषा का आकलन करना है तो उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? ठीक है, पोर्टफोलियो, जांच सूची, अनुरूपी या फिर लिखित परीक्षा। तो सबसे ज़रूरी है इसमें क्या? सबसे ज़रूरी है पोर्टफोलियो। ठीक है साथियों, इसमें सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है अपना पोर्टफोलियो। तो इस क्वेश्चन का आपका जिन भी विद्यार्थियों का ऑप्शन ए आ रहा है, ठीक है, उनका बिल्कुल यहाँ पे से हो जाएगा पोर्टफोलियो जो है वो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न, अगला जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता जो है ये किसके ऊपर निर्भर करती है? ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण की जो सफलता है ये किसके ऊपर निर्भर करती है? ठीक है, समय अवधि पर, भाषिक नियमों के ऊपर, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर या फिर समस्याओं के सही कारणों की पहचान। देखो, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? यहाँ पे हम बात करेंगे उपचार की। ठीक है, हम जब अपनी किसी बीमारी को लेकर के डॉक्टर के पास जाते हैं, जैसे बुखार हो गया, ठीक है, कुछ भी हो गया, तो उपचार में क्या होता है? सबसे पहले समस्या, यानी कि सबसे पहले समस्या क्या है इसका, क्या होता है इसका जो है वो कारणों की पहचान करते हैं। सबसे पहले समस्या के कारणों की पहचान की जाती है, उसके बाद में जो है वो उपचार किया जाता है। तो यहाँ पर जो उपचारात्मक शिक्षण, भाई उपचार तो तभी सफल होगा, तभी जो है वो सही ढंग से अपने ऊपर लागू होगा जब समस्या का क्या होगा, समस्या का सही ढंग से क्या होगा, पता चलेगा। भाई समस्या का कारण जो है वो पता चलेगा, तभी उपचार जो है वो क्या होगा, लागू होगा। तो उपचारात्मक शिक्षण की सफलता जो है इस बात पर निर्भर करती है, ये समस्याओं के सही कारणों की पहचान करना। सबसे पहले समस्या क्या है उसको बारे में, सबसे पहले समस्या को जानना, समस्या का पता लगाना, उसके बाद में जो है वो उसका क्या करना, उपचार करना। तो ये होता है अपना उपचारात्मक शिक्षण। इसके अंदर आपका डी ऑप्शन जिन भी विद्यार्थियों का आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला जो प्रश्न है ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संकल्पना मानचित्र का एक अन्य नाम है? ठीक है, तो संकल्पना मानचित्र को कहते हैं मानस मानचित्र। ठीक है, संकल्पना जो मानचित्र है इसको साथियों मानस मानचित्र कहते हैं। तो ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, मानस मानचित्र। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है ये कहना कि नाटक और अभिनय ये किसके उदाहरण है? ठीक है, नाटक और अभिनय जो है ये साथियों किसके उदाहरण है? तो नाटक को हम साथियों देख भी सकते हैं और नाटक को हम सुन भी सकते हैं। तो ये दृश्य और श्रव्य सहायक सामग्री का, ठीक है, तो ये दृश्य और श्रव्य दोनों हो जाएंगे, क्योंकि नाटक को तो हम देख भी सकते हैं और नाटक को जो है वो हम सुन भी सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, सर्वे शिक्षण सामग्री का उदाहरण जो है वो कौन सा है? ये आपके पर्यावरण का क्वेश्चन है, ठीक है, सामाजिक है। और सर्वे शिक्षण सामग्री का उदाहरण जो है वो कौन सा है? तो इसमें से लिंगा फोन हो गया, लिंगा फोन, और या फिर आ जाए टेप रिकॉर्डर हो गया, या फिर आपकी रेडियो हो गया। ठीक है, ये सभी जो हैं ये साथियों सिर्फ और सिर्फ सर्वे शिक्षण सामग्री, क्योंकि इनके द्वारा सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को हम क्या करते हैं, सुन सकते हैं। इनके द्वारा हम चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ सुन सकते हैं, जैसे लिंगा फोन हो गया, ग्रामोफोन हो गया, या फिर टैप रिकॉर्डर हो गया, रेडियो हो गया। ठीक है, तो इनसे हम चीज़ों को सुन सकते हैं। ठीक है, देखो जैसे टेलीविज़न है कि टीवी, तो ये जो है वो दृश्य भी है, टीवी जो है वो दृश्य भी है, और साथियों टीवी जो है ये अपने सर्वे भी हैं, तो दोनों हैं। टीवी जो है वो दृश्य और सर्वे दोनों है। तो यहाँ पे आपका लिंगा फोन ए ऑप्शन जिन भी विद्यार्थियों का आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रभावी सहायक शिक्षण सामग्री जो है वो कौन सी है? तो जिसके अंदर दिखाई भी दें और जिसके अंदर सुनाई भी दें, तो ये होगा दृश्य सर्वे शिक्षण सामग्री। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है ये कह रहा है कि चित्र विस्तारक यंत्र किस प्रकार की सहायक सामग्री है? तो ये सिर्फ और सिर्फ एक यांत्रिक दृश्य सामग्री है, सिर्फ और सिर्फ यांत्रिक दृश्य सामग्री। तो इस क्वेश्चन का आपका सर्वे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यांत्रिक दृश्य सामग्री। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, यांत्रिक दृश्य सामग्री। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि फ्लालेन बोर्ड का प्रयोग होता है। ठीक है, फ्लालेन बोर्ड का प्रयोग क्यों होता है? तो फ्लालेन बोर्ड के अंदर हम जो है वो चित्रों को प्रदर्शित करते हैं, इनके चित्रों को दिखाते हैं। तो इस क्वेश्चन का 3 नंबर ऑप्शन से होगा, फ्लालेन बोर्ड का। ठीक है, फ्लालेन बोर्ड का जो प्रयोग होता है ये होता है चित्रों को प्रदर्शित करने के लिए, ठीक है, चित्रों को दिखाने के लिए। अगला क्वेश्चन, और ये है आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, इसका आंसर आप सभी विद्यार्थियों को कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री महाद्वीपों के अनुपातिक क्षेत्र और आकार को दर्शाने के अंदर सबसे ज़्यादा उपयोगी है? ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी टीचिंग मेथड शिक्षक सहायक सामग्री है जो महाद्वीपों के अनुपातिक और क्षेत्र और आकार को दर्शाने में सबसे ज़्यादा उपयोगी है? ठीक है, विश्व का राजनीतिक मानचित्र,
विश्व का प्राकृतिक मानचित्र, ग्लोब या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी विद्यार्थियों को कमेंट करके बताना है। ठीक है, मिलते हैं कल एक नई क्लास में। और आज शाम क्या डेली शाम, ठीक है, डेली शाम आपकी मनोविज्ञान की क्लास लगती है, डेली शाम आपकी मनोविज्ञान की क्लास लगेगी। ठीक है, और एग्जाम तक अगर प्रत्येक क्लास को हर दिन आराम से देख लोगे तो एक भी क्वेश्चन आपका जो है वो गलत नहीं जाएगा मनोविज्ञान का। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। साथियों, चैनल पर नहीं तो पहले जो है वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलिए।